जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून के करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया, जिनके हम स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे। इनसे रिलेटेड जो पिछले दिनों में जो ओल्ड न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप RRBs की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क या PO, तो ये आपके लिए सुपर डिपो सेशन बनने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में आपको मोर देन 80% कंटेंट इसी सोर्सेज से देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये मोर देन 4 to 5 सोर्सेज का कंपाइलेशन है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए मंथली, वीकली, डेली या फिर जो हाफ मंथ की किसी प्रकार की आपको PDF चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, यूजर ID दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या सर्च कर लीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। वहां आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर 3500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज के फर्स्ट न्यूज़ है, असम बिकम द 36th एंड द लास्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जिसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसमें 4 स्टेट ने एक साथ इसमें जोड़ा गया था, जिसमें राजस्थान था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था और एक और स्टेट था। तो टोटल 4 स्टेट्स को इनिशियली ऐड किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट इसमें जुड़ते गए, यूटीज जुड़ते गए और लास्ट फाइनली अभी रिसेंटली लास्ट स्टेट बन गया है आसाम, 36 स्टेट और यूटी। क्योंकि आपको पता है 28 तो स्टेट्स है और 8 यूटीज है, तो टोटल कितने हुए? 36 हो गए। तो अब कंप्लीट सारे स्टेट्स और यूटीज वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आ गए हैं। क्या है ये स्कीम? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका मकसद है अगर कोई माइग्रेशन करके करो वर्कर दूसरे राज्य में जाता है तो उसे जो राशन की फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंतर्गत, और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन की राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो सुविधाएं हैं वह उस माइग्रेट हुए वर्कर को आसानी से दूसरे राज्य में भी अवेलेबल हो जाए। ये मकसद है इस वन नेशन वन राशन कार्ड का। यानी आपका जो राशन कार्ड है वह किसी भी राज्य में आप उसे चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपना राशन ले सकते हैं उसी फेयर प्राइस में जो आपको ओरिजिनली मिला करती थी। तो याद रखिए ये सारी स्टेट्स में अब अप्लाई हो चुकी है और इसी के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है मेरा राशन। मेरा राशन इसी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी और इसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस को कंपाइल किया गया है, यानी 13 लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है ये एप्लीकेशन। तो याद रखिए। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है, वह इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले जो ONRC के जो बेनिफिशियरीज होंगे उनके राशन कार्ड को बोला जाएगा आधार सीडिंग। उनके राशन कार्ड को जो प्रोसेस होती है जो राशन कार्ड को स्टेट से सेंट्रल लेवल में कन्वर्ट करने की, उसे बोला जाएगा आधार सीडिंग। याद रखिए आधार सीडिंग। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर फेज 2। देखिए फोर्टिफाइड राइस लॉन्च किया गया था न्यूट्रिशंस को बढ़ावा देने के लिए। न्यूट्रिशंस को बढ़ावा देने के लिए कैसे? जैसे एक नॉर्मल राइस होता है, नॉर्मल राइस में और इसमें मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं, आयरन ऐड कर दिए जाते हैं और विटामिन ऐड कर दिए जाते हैं। फिर इसको ऐड करने के बाद उसे बोला जाता है फोर्टिफाइड राइस। अब फोर्टिफाइड राइस का रीज़न ये है जो न्यूट्रिशियस जो जिन लोगों को कम खाने में जो कम न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, कम विटामिन मिल रहे हैं, उन लोगों को इन फोर्टिफाइड चावल के द्वारा, इन फोर्टिफाइड राइसेस के द्वारा उनके जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाना, उनका जो विटामिन लेवल है वो कम उसको बढ़ाना, ये मकसद है इसका। और इसी के अंतर्गत राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों को। अब राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किस किस स्कीम के अंतर्गत? ये राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी आपको राशन वाला सिस्टम बताएं वो इसी के अंतर्गत आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। दूसरा आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके अंतर्गत। दूसरा है PM पोषण स्कीम, जो कि जो लैक्टेटिक वूमेन है या फिर प्रेग्नेंट वूमेन है उन लोगों को, और अदर कई स्कीम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, उन सभी लोगों को फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे। ये स्कीम लॉन्च की गई थी पिछले साल ही, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया था, जिसका फर्स्ट फेज फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही लॉन्च हुआ था और इसी के अंतर्गत कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। यानी इसके 3 फेजेज में ये इंप्लीमेंट होगा, जिसका सेकेंड फेज अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रिसेंटली लॉन्च हो चुका है। अब अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2024, उसमें बाकी के जो स्टेट्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा, यानी टोटल 291 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंक्लूड कर लिया गया कुछ स्टेट्स को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 90 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है।
सेकेंड फेज़ में 90 डिस्ट्रिक्ट्स को, और जो फिर बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंक्लूड किए जाएंगे। और इन 3 फेजेज़ में सभी जो 291 डिस्ट्रिक्ट्स है उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इस सेकेंड फेज़ को 31 मार्च 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक इसे कवर कर लेना है, और अगला जो 2024 में लॉन्च होना ही है। याद रखिए, अगर पीएम पोषण अभियान की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2018 फ्रॉम द झुंझुनू, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया लॉन्चेज आयुर्वेदा आहार लोगो टू रेनफोर्स द क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अगर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेने हैं और उसकी पहचान करनी है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। ये लोगो देखने को मिलेगा जो कि आयुर्वेदा आहार पर बेस्ड ये लोगो है। आयुर्वेदा आहार में देखिए, पहला ए हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरा ए इंग्लिश में लिखा है, और इन दोनों को कंबाइन करके बनाया ये लोगो, जिसका पहले ए का मतलब है आयुर्वेदा, दूसरे ए का मतलब है आहार। ठीक है, इन दोनों का कंपाइल करके ये लोगो बनाया गया है। अब इस लोगो में एक चीज़ खास बात है, ये पत्ती, ये जो पत्ती दिख रही है फूल की, इसमें 5 पत्तियाँ आप देखने को मिलेगी, 5 पत्ती देखने को मिलेगी। और 5 पत्तियाँ जो अपने बॉडी को जो जरूरी होती है वह 5 एलिमेंट्स के बेस पर बनाई गई है, जैसे कि एथर, वाटर, एयर, फायर और अर्थ। इन 5 का कंपाइलेशन है ये लीफ। तो ये 5 नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और ये लोगो किसने प्रिपेयर किया है? ये लोगो प्रिपेयर किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा इसे बनाया गया है। तो याद रखिए, आयुर्वेदा आहार। अगली न्यूज़ है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी कुमार चौबे अडोप्टेड ए टाइगर फॉर 1 ईयर। देखिए, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि उस प्रोग्राम का मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को अडॉप्ट करें, यानी जो नेशनल पार्क्स में, जो टाइगर रिजर्व्स में और जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको अडॉप्ट करें। और उनका जो अडॉप्ट किया, जैसे कि इन्होंने 1 साल के लिए अडॉप्ट किया, कोई 2 साल के लिए, कितने भी सालों के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। और अडॉप्ट करके जितने सालों के लिए आप अडॉप्ट करते हैं उतने सालों के लिए उनका खर्चा आपको उठाना है। इससे क्या होगा कि देखो, एनिमल्स के लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए भी एज ए डोनेशन काम करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा इसका। तो इसी के रिगार्डिंग अश्विनी कुमार चौबे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट है, इन्होंने रिसेंटली एक टाइगर को अडॉप्ट कर लिया। उस टाइगर का नाम रखा इन्होंने अग्निवीर। अग्निवीर आपको नाम अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अग्निवीर। और अग्निवीर के नाम पर इस टाइगर का नाम रखा गया। और इन्होंने 1 साल के लिए अडॉप्ट किया है। और इसके लिए इन्होंने 1 से 2 लाख रुपए भी पे कर दिए इनके मेंटेनेंस के लिए। और ये जो टाइगर है ये रिसेंटली विजिट कर रहे थे नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क में, यानी टाइगर सफारी कर रहे थे, इसी के दौरान इन्होंने अडॉप्ट किया। याद रखिए, ये भी न्यूज़ में है, नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसे हेड कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को कौन हेड करते हैं? नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली क्या है, इस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या किया है? हैज इश्यूड द रेगुलेशन फॉर द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का सिंपल मकसद ये है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, कि जो नई कार आएगी, जो चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे डीजल पेट्रोल की हो, उनमें नए चेंजेस क्या होने हैं, क्या सेफ्टी चीज़ें ऐड की जानी है। जैसे कि बात करते हैं सीट बेल्ट की, क्या पिछली सीटों में सीट बेल्ट होना चाहिए, या फिर हम बात करें एयरबैग्स की, ये सारी चीज़ें इसमें क्या न्यू असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम में, यानी न्यू कार्स जो आएगी उसमें क्या होना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो ये क्या क्या है वो लिस्ट हमें जानने की आवश्यकता है नहीं, हमें जानने की आवश्यकता है कि ये जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ये पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा रिलीज़ की गई गाइडलाइंस है। दूसरी इसमें याद रखने की आवश्यकता यह है कि ये जो असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कैटेगरी M1 मोटर व्हीकल्स के लिए। अब कैटेगरी M1 व्हीकल्स वो होती है जिसमें 8 सीट्स होती हैं प्लस एक ड्राइवर की सीट होती है, टोटल 9 सीट्स होती है। और इनका वेट भी अलग क्राइटेरिया रखा गया है कि इनका वेट क्या होना चाहिए। ओवरऑल बात करें तो M1 कैटेगरीज पैसेंजर कार्स को बोला जाता है, पैसेंजर कार को बोला जाता है। और इन्हीं की सेफ्टी के लिए ये रेगुलेशंस रिलीज़ किए गए हैं। तो याद रखिए, इन्हीं की पैसेंजर कार्स की सेफ्टी के लिए रेगुलेशन रिलीज़ किए गए। और ये जो रेगुलेशंस है ये 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट होंगे। 1 अप्रैल 2023 से ये इंप्लीमेंट होंगे। तो याद रखिए, BNCAP रिलीज़ किया गया है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हेड किया जाता है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और इनके साथ एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
इस मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया है, डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एवरी मंथ ऑनवर्ड। हर साल अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। देखिए इस अप्रेंटिस मेला का मकसद क्या है, इसका सिंपल मकसद है कि लोगों को हायर करना प्राइवेट कॉरपोरेट्स में और उन्हें 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देके उन्हें भेज देना और कह देना कि आप अपने हिसाब से कहीं भी जॉब ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, उनको स्किल्स मिल गई, उनके पास सर्टिफिकेट है, अब उन्हें जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो ये है यानी यूथ में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का एक सोर्स। आपने सुना है गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है, जैसे SBI अप्रेंटिस। तो इन चीज़ों का मकसद यही होता है कि 1 से 2 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना और उन्हें सर्टिफिकेट देके उन्हें वापस भेज देना। इसी के दौरान हालांकि ये पेमेंट भी पे करते हैं, सैलरी भी पे करते हैं, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होती है। तो याद रखिए ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और इसकी एलिजिबिलिटी है आप 5th से लेकर 12th किसी भी क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी सारी सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ITI डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार का स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 500 से प्लस ट्रेड को इंक्लूड किया गया है, यानी 500 से प्लस ट्रेड्स में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी भी सेक्टर में, इसे इंक्लूड किया गया है। और लगभग 1000 कंपनीज यानी मोर देन 1000 कंपनीज को इस चीज़ के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है, इस मेला में, अप्रेंटिस मेला में, याद रखिए। और जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाएगा, NCVET के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ही आती है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेज न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पेंशन विद डिसेबिलिटीज़। देखिए क्या न्यू ड्राफ्ट क्या है, देखिए ड्राफ्ट तो कुछ नहीं है। बात करते हैं कि पहले क्या है कि जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ये सिर्फ उन डिसेबिलिटीज़ पर फोकस कर रही है जो ट्रेडिशनल कोजेज़ है। ट्रेडिशनल कोजेज़ यानी जो जन्मजात है, जो पहले से चलती हुई आ रही, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज़ हम किसे समझते हैं, जो जन्मजात होते हैं जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का कहना है कि इसके अलावा भी डिसेबिलिटीज़ के और कई कारण हैं, जैसे कि कोजेज़ के कारण क्या हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के, जैसे कि माल न्यूट्रिशमेंट यानी पहले तो डिसेबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन माल न्यूट्रिशन के कारण में डिसेबल हो गया। सोशल कल्चर फैक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस हो सकते हैं, ट्रीटमेंट टाइम पर ना करवाने से भी डिसेबिलिटी हो सकती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिजास्टर से किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है। तो क्यों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रही कि इसे कम से कम किया जाए, इसे रोका जाए, ताकि ये डिसेबिलिटीज़ के जो और कई सेक्टर ये जो बाकी के, इसे कम किया जाए, इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं कर रही। इसी के रिगार्डिंग ये न्यू ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो याद रखिए किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो आंसर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसी के रिगार्डिंग, इसी डिसेबिलिटीज़ को कम करने की रिगार्डिंग ही इंडिया ने 2007 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ भी इन्होंने हाथ मिलाए थे, यानी MOU साइन किया था, ताकि डिसेबिलिटीज़ के जो और ये सेक्टर्स है जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस, डिजास्टर, इन चीज़ों को कम किया जा सके। तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। अगली, और ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार के द्वारा हेड की जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड सेकंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट मैंने आपको 5 से 7 रोज़ पहले भी इसको इंक्लूड किया था, लेकिन इसमें कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन इसे आज कंप्लीट डिटेल इसमें बता देते हैं। तो इसका फर्स्ट वर्जन तो लॉन्च किया गया था 2021 में, लेकिन इसका सेकेंड वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नेंस रिलेटेड, यानी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो उनका किस किस राज्य में कहाँ पर इसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन है, कौन सा राज्य इसे बेस्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, इसी के रिगार्डिंग ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई। अब इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि जो केरला है इसने तो ओवरऑल टॉप किया है, केरला में बेस्ट सिस्टम है ई गवर्नेंस का,
जिसने फॉलोड किया है ओडिशा, तमिलनाडु और पंजाब। सभी का नाम याद रखना है आपको। ये लार्जर स्टेट्स की मैं बात करें या फिर ओवरऑल सारी स्टेट्स की बात करें तो इसमें केरला टॉप पर आता है। लेकिन अगर हम यूटीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की, तो जम्मू एंड कश्मीर इस लिस्ट में टॉप पर आता है। इसे पहली बार ही नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस असेसमेंट में इंक्लूड किया गया था, यानी जो फर्स्ट फेज़ था इसमें जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन सेकंड में इसे इंक्लूड किया गया और सेकंड में इंक्लूड करते ही इसने टॉप कर दिया। तो जम्मू कश्मीर यूटीज़ में टॉप किया इसने, और इसमें 7 सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है सर्विसेज में, जो कि किस किस में है, जैसे कि फाइनेंस में है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है, एजुकेशन में, लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सेक्टर्स सर्विसेज में, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर्स। इन चीज़ों के आधार पर ही ये गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें केरला, जम्मू एंड कश्मीर इन्होंने टॉप किया है, याद रखिए। और ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस असेसमेंट 2019 है, 2021 है, इसे बनाया था द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड जिसे 2021 में बनाया था, याद रखिए। अगली न्यूज़ है स्पेशल रेमिशन टू द प्रिजनर्स टू द कमोमरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है हमारे देश में, इसी के रिगार्डिंग क्यों ना जो जेल कैदी है, प्रिजनर्स है, उनको भी सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। इसी के रिगार्डिंग होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की है, और इस गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि 3 फेजेज़ में जो प्रिजनर्स है उनको घर जाने की अनुमति दी जाए, जिसमें 3 फेजेज़ में अलग अलग फेज़ में अलग अलग लोगों को तो भेजा जाएगा एज के हिसाब से, और उनके यानी कितने साल उनको कैदी, कितने साल उन्होंने बिता दिए, कितने साल उनके बचे हैं, उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा 3 फेजेज़ में। तो 3 फेजेज़ में याद रखिए स्पेशल रेमिशन टू प्रिजनर्स किसके द्वारा गाइडलाइंस रिलीज़ की गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है अमित शाह के द्वारा, प्लस इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, गांधीनगर, याद रखिए। अगली न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव सेटिंग अप ऑफ BRO कैफेज एट द 75 बॉर्डर लोकेशंस अक्रॉस द 12 स्टेट्स एंड यूटीज़। देखिए इस BRO कैफ़े क्या है, जैसे कि कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई टूरिज्म पर्पज से कोई ट्रैवल कर रहा है, बॉर्डर के आसपास ट्रैवल कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक उससे कोई शॉप या कैफ़े नहीं मिलती है, जैसे कि वह कम से कम एटलीस्ट वह कोई चिप्स का पैकेट भी खरीद सके। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक कैफ़े BRO कैफ़े बनाया है, और ये 75 बॉर्डर लोकेशंस पर इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि जो टूरिस्ट्स है उनको आसानी होगी। यानी एक ये वेस्ट साइड एमिनिटीज़ का काम करेंगे, रोड साइड सुविधाओं का काम करेंगे ये BRO कैफ़ेज़। तो याद रखिए BRO कैफ़ेज़ किसने बनाए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाए। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। बॉर्डर रोड का नाम सुनकर आप मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज़ के आंसर मत कर दीजिएगा, अगर पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत BRO। और 75 बॉर्डर लोकेशंस पर ये बनाए जाएंगे, 12 स्टेट्स और यूटीज़। ये बॉर्डर के आसपास जितने भी स्टेट्स और यूटीज़, लगभग 12 स्टेट्स यूटीज़ आते हैं, उन सभी के अंतर्गत बनाया जाएगा, याद रखिए। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा लोकल लोगों में, और टूरिज्म तो ऑब्वियसली कंफर्ट तो मिलेगा ही टूरिस्ट्स को। और डिफेंस मिनिस्ट्री किसके द्वारा हेड की जाती है, राजनाथ सिंह के द्वारा, और राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, लखनऊ। अगली न्यूज़ है द कंट्रीज फर्स्ट ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी। ऑनकोलॉजी उसे बोला जाता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट को बोला जाता है ऑनकोलॉजी। कैंसर से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उन्हें बोला जाता है ऑनकोलॉजी, और जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसे बोला जाता है ऑनकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी फॉर द कॉम्प्रहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज इज इनॉग्रेटेड इन कोच्चि केरला। कोच्चि केरला में देश का पहला ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी बनने जा रहा है। ये केरला आप देख सकते हैं मैप में, और यहीं पे इसी के कोच्चि में पहला ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी बनने जा रहा है। इस ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी को बना कौन रहा है, कार्किनोस हेल्थ केयर जो कि मुंबई का है। और इस कार्किनोस हेल्थ केयर का उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टारगेट रखा गया है टू एलिमिनेट द कार्विकल कैंसर इज़ द टाइप ऑफ कैंसर, और इसको 2030 तक एलिमिनेट करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसने ये लेबोरेटरी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य रहेगा टू प्रिवेंट, टू डायग्नोसिस, टू ट्रीटमेंट द कैंसर। ऑब्वियसली किसी लेबोरेटरी को अगर स्थापित किया जाता है तो इन्हीं चीज़ों पर उनका मेन फोकस रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना की गई कोच्चि केरला में, जो देश का पहला, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट बनता है, देश का पहला।
अगली न्यूज़ है इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख। अगर आपको आसमान की सैर करनी है, आसमान की सैर मतलब आसमान के तारों को देखने, आसमान में जो और कई मूवमेंट्स होते हैं उन सभी को देखना है, तो आप चले जाइए लद्दाख। और लद्दाख में भी कहाँ पर, हैनले एक जगह, एक गांव है, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक रिजर्व जिसका नाम है डार्क स्काई रिजर्व। और ये देश का पहला रिजर्व है, डार्क स्काई रिजर्व, जिसका पूरा नाम है हैनले डार्क स्काई रिजर्व, क्योंकि ये हैनले जो जगह है वहाँ पर ये बनाया गया है। देखिए इसे लद्दाख में ही क्यों बनाया गया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसे लद्दाख में ही क्यों बनाया गया है इस डार्क स्काई रिजर्व को, क्योंकि लद्दाख का जो ये हैनले की जगह है, यहाँ पर मोस्टली मंथ्स में यानी मैक्सिमम मंथ्स में क्लाउड्स नहीं होते हैं। तो क्लाउड्स नहीं होते हैं तो इजीली आराम से स्काई को देख सकते हैं। तो ये जगह चूज़ की कि कम से कम स्काई, इसमें बादल कम से कम कहाँ पर होते हैं, तो ये हैनले एक जगह मिली, यहीं पर ये देखा गया, तो इसी के लिए इस जगह को चूज़ किया गया। और इस हैनले जो गांव है वहाँ पर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है जिसका नाम है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही ये स्काई डार्क रिजर्व बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, क्योंकि टूरिस्ट तो आएंगे आसमान को देखने के लिए, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग टूरिज्म को बढ़ावा हो जाएगा। साथ में टू लर्न अबाउट द लॉट अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी आपको सीखने को मिलेगा। ये मकसद है डार्क स्काई रिजर्व। ये देश का पहला है, यानी अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो और भी कई देशों में ये है, लेकिन इंडिया में पहली बार डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया, लद्दाख में बनाया गया। याद रखिए लद्दाख, ये मैप में देख सकते हैं, ये है लद्दाख जो चाइना से बॉर्डर कर टच करता है, और इधर जम्मू कश्मीर जो है ही, फिर इधर आ गया हिमाचल प्रदेश। अगली न्यूज़ है रेड सैंड ड्यून। देखिए रेड सैंड ड्यून क्या होते हैं, इज आइडेंटिफाइड इन द थेरी डिजर्ट विच इज़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक छोटा सा डेजर्ट है जिसका नाम है थेरी डेजर्ट। और थेरी डेजर्ट, जो थेरी किसे बोला जाता है, थेरी तमिलनाडु में बोला जाता है ड्यून्स को। जो ड्यून्स होते हैं उन्हें बोला जाता है थेरी। और ड्यून्स क्या होते हैं, जैसे आप लहरें देख रहे हैं, ये मिट्टी की लहरें हैं, इन्हें बोला जाता है ड्यून। और जो मिट्टी की लहरें जो बनती है, जो ड्यून बनते हैं, उन ड्यून को बनने की प्रोसेस को बोला जाता है एओलियन प्रोसेस। एओलियन प्रोसेस इसको बोला जाता है। और ये जो मिट्टी बनने की, ये जो लहरें बनने की, जो ड्यून बनने की प्रोसेस है, उसे बोला जाता है। और रिसेंटली क्या हुआ कि थेरी डेजर्ट में ये रेड सैंड ड्यून देखने को मिला, रेड सैंड ड्यून देखने को मिला, इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में था, तो याद रखिए। और ये जो थेरी डेजर्ट है वह थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये रेड सैंड ड्यून, यानी रेड सैंड ड्यून जो बना इस थेरी डेजर्ट में। तो ये थेरी डेजर्ट कहाँ स्थित है, थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और बस इतना आप याद रख लीजिए कि थेरी डेजर्ट तमिलनाडु में है और रेड सैंड ड्यून देखने को यहाँ पर मिला। अगली न्यूज़ है फेडरल रिजर्व हाइक्ड इंटरेस्ट रेट बाई 0.75% पॉइंट्स विच इज़ हाइएस्ट रेट इन लास्ट 28 ईयर्स। तो अमेरिका में, यानी फेडरल बैंक किसका है, यूएस का है। यूएसए का जो फेडरल बैंक है, इसमें पहली बार 28 साल बाद 0.75% का इंक्रीमेंट देखने को मिला इंटरेस्ट में। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है वह हाईएस्ट रह रही है, यानी 8.6%। पिछले जो 1981 से लेकर अभी तक 8.6% हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिली। इसी के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली इंटरेस्ट में हाइक किया गया यूनाइटेड नेशन के फेडरल बैंक के द्वारा 0.75%। तो याद रखिए पिछले 40 सालों में यूएस में ऐसा देखने को मिला। अभी रिसेंटली इंडिया में इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट रही है पिछले 31 ईयर्स में, यानी लगभग हर देश में इन्फ्लेशन हाई लेवल पर है। तो इंडिया के जो मई मंथ था, इस मई मंथ में 15.88%, यानी अमेरिका से कितना, लगभग डबल हम इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। 15.88 इन द मई मंथ। और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली। तो 31 पिछले 30 सालों में इतनी हाईएस्ट इंडिया की रही। और इंडिया ने टारगेट रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वह 6.7% रहने का, यानी एक इन्होंने प्रोजेक्शन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो प्रोजेक्शन भी याद रखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। और मई मंथ में हाईएस्ट 15.88% इन्फ्लेशन रही इंडिया की। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट टू कोलैबोरेट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू क्रिएट इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल। पेंशन पोर्टल ऑलरेडी हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, सेंटर्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसने अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एमओयू साइन कर लिया। अब ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया था ड्यूरिंग द बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। ये बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम उदयपुर, यानी झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान में स्थित है, यहीं पर होस्ट हुआ था, आयोजित हुआ था। इसी के दौरान उन्होंने यानी कोलैबोरेशन किया। और कोलैबोरेशन का मकसद यही है कि जो पेंशन से रिलेटेड सर्विसेज है, जैसे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इन चीज़ों को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करेगा।
और ये पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी के लिए एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया गया। और जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन है इसका एक नया मेथड भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या होगा, स्मूथली यानी स्मूथ हो जाएगा लोगों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी वेरीफाई करवाना। और इट्स इम्प्रूव द ईज़ ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड सीमलेस सर्विसेज। काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा इस एमओयू के साथ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी स्मूथ सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या स्मूथ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई स्मूथ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी इसी पे काम करेगा। अगली न्यूज़ है इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24। GSAT-24 किस प्रकार की सैटेलाइट है, पहला प्रश्न तो यही बन गया। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-24 और इसे रिसेंटली क्या हुआ, इसरो ने तो इसे बनाया, ठीक है, और इसे बनाकर किसे दिया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। यानी ये सैटेलाइट किसकी हुई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की ये सैटेलाइट हो गई। अब इसने तो लॉन्च किया नहीं, अब इसे लॉन्च किया गया था फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है एरियने स्पेस। एरियने स्पेस ने इसे लॉन्च किया, बनाया इसरो ने, बनाया किसके लिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। और लॉन्च किसने किया, फ्रांस की कंपनी एरियने स्पेस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसे लॉन्च कहाँ किया गया, क्या इंडिया में ही लॉन्च किया गया, नहीं, इसे लॉन्च किया गया फ्रांस का खुद का ही एक एरिया जिसका नाम बोला जाता है फ्रांस गुयाना। और फ्रांस गुयाना क्या यूरोप में स्थित है, फ्रांस में ही नहीं, ये ना तो फ्रांस में स्थित है ना फ्रांस की यानी यूरोप में स्थित है, ये स्थित है साउथ अमेरिका में। आप देख सकते हैं जो मैं गोला कर रहा हूँ यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक छोटा सा एक टेरिटरी है जिसका नाम है फ्रेंच गुइना और ये फ्रांस के अंडर कंट्रोल में है। और यहीं पर फ्रांस अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, फ्रांस अपनी सैटेलाइट्स यहीं से लॉन्च करता है। और अभी रिसेंटली इंडिया की जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी GSAT-24 को, इसी को भी यहीं से लॉन्च किया गया। याद रखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 यानी 10 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दी थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-24 का, इसका मकसद है टू इज़ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद पैन इंडिया कवरेज फॉर मीटिंग DTH डायरेक्ट टू होम एप्लीकेशन नीड्स। यानी ये ओवरऑल डायरेक्ट टू होम जो फैसिलिटी है, सुविधा है, इसको इम्प्रूव करेगा ये सैटेलाइट। याद रखिए इसरो ने बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है इंडिया वुमेन रेसलिंग टीम विन्स अंडर-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। जो गेम्स होस्ट होते हैं, चाहे अंडर-19 हो या फिर मेंस वुमेंस, इन चीज़ों में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इसे होस्ट कौन सा देश कर रहा है, तो इसे होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान। होस्ट कर दिया किर्गिस्तान में, ये होस्ट हुआ, किर्गिस्तान के भी बिस्केक में ही होस्ट हुआ। आपको सिर्फ किर्गिस्तान याद रखनी चीज़ है। दूसरी चीज़ इसकी विनर कौन है, मेडल टैली में किसने टॉप किया, तो इंडिया ने इसे टॉप किया। सेकंड पोजीशन पर जापान और थर्ड पोजीशन पर मंगोलिया इस पर रहा। तीसरी चीज़ आप याद रख लीजिए कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने 10 मेडल जीते जिसमें 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। इसके अलावा आपको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जो खिलाड़ी है, कह सकते हैं कि जो प्लेयर है, अगर वह न्यूज़ में रहता है या फिर उसने कोई रिकॉर्ड बनाया तो उनका नाम याद रख लीजिए कि वह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ रिसेंटली आरती प्रभाकर नॉमिनेटेड एज द टॉप साइंस एडवाइजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन के नए टॉप साइंस एडवाइजर कौन बन गए, सिंपली याद रख लीजिए आरती प्रभाकर। आप देख सकते हैं यही है आरती प्रभाकर, ये इंडियन अमेरिकन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये टॉप साइंस एडवाइजर बनी है, पहली महिला टॉप साइंस एडवाइजर। दैट इज़ वाई इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन है, और फर्स्ट वुमेन भी कौन है, इंडियन अमेरिकन। और ये फर्स्ट वुमेन है, इमिग्रेंट है, ए पर्सन ऑफ द कलर। तो पहली वुमेन बनी है साइंस एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इसका दूसरा, इसकी जो पोस्ट का नाम है, उसका पोस्ट का नाम सिर्फ ये नहीं कि ये साइंस एडवाइजर है, इसकी पोस्ट का नाम है डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। पर्टिकुलर जो पोस्ट का नाम ये है। और ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेन कि ये टॉप साइंस एडवाइजर है टू द जो बाइडेन। ये इंडियन अमेरिकन इंजीनियर है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ऑब्वियसली जो एल्डर्स, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवस्था हो रही है, दुर्गस्ता हो रही है, उस चीज़ को कंट्रोल करने, उसे रोकने के लिए डे मनाया जाता है।
इस साल की 2022 की थीम रखी गई है, वह थीम है कॉम्बेटिंग एल्डर अब्यूज़, कॉम्बेटिंग एल्डर अब्यूज़। तो ओवरऑल जो दुर्दशा है उनको कम करना इसका मेन उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 17 जून। हर साल को 17 जून को मनाया जाता है। क्रोकोडाइल के पास जाने से क्या होता है, खतरा होता है। तो याद रख लीजिए 17 को क्या होता है, खतरा। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल कब मनाया जाता है, 17 जून को, 17 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। तो क्रोकोडाइल डे ना केवल इस डे का मकसद ना सिर्फ क्रोकोडाइल को बचाना, बल्कि जो एलिगेटर्स होते हैं यानी जो घड़ियाल होते हैं उनको भी बचाना इसका मेन उद्देश्य है। देखिए आपको पता है हर मैक्सिमम कई एनिमल्स है, कई बर्ड्स है, उनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे लुप्त होती हुई जा रही है। अभी आपको बताऊँ कि क्रोकोडाइल है ये भूटान और म्यांमार में कम्प्लीटली लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसी वो बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में लगभग सभी एनिमल्स और पक्षी विलुप्त हो जाएंगे हर देश से। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, इन्हीं चीज़ों को कंजर्व करने के लिए हर साल क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है, ताकि एटलीस्ट क्रोकोडाइल को तो बचाया जा सके। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल विडोज़ डे। इंटरनेशनल विडोज़ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून। हर साल को 23 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विडो डे, वर्ल्ड विडो डे, जिसका मेन टारगेट है विडोज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उनके द्वारा जो सोशल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करना। कई प्रकार के टारगेट्स है, कई प्रकार के उद्देश्य, कई प्रकार की अवेयरनेस है जो बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। यूएन की रिपोर्ट की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो पूरी दुनिया भर में 25 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं विधवा है और हर 10 में से एक विधवा महिला एक्सट्रीम पुअर्टी को फेस कर रही है, एक्सट्रीम पुअर्टी को फेस कर रही है हर 10 में से एक महिला। तो इसी दिन को इन्हीं लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 23 को। लास्ट न्यूज़ है लॉन्ग डिस्टेंस रनर हरिचंद हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। यू कैन सी इन द इमेज जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980s 1970s ही वॉज द वेरी फेमस, हम कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट प्लेयर थे, एक धावक थे, और इन्हीं का रिसेंटली निधन हो गया। हरिचंद इनका नाम है और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की थी। इन्होंने 2 मेडल्स जीते थे ड्यूरिंग एशियन चैम्पियनशिप जो कि 1975 में होस्ट हुई थी। 1975 में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें 10,000 मीटर की रनिंग में तो इन्होंने गोल्ड जीता था और 5,000 मीटर की जो रनिंग थी इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी 2 मेडल जीते थे एक ही एशियन चैम्पियनशिप में। और साथ ही इन्होंने 1976 1980s के जो ओलंपिक्स थे इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था। और ये जिस जगह से आते हैं उस जगह का नाम है होशियारपुर जिला जो कि पंजाब में है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, यहीं से ये बिलोंग करते हैं। तो दैट्स इट, ये था आज का ओवरऑल सेशन 26 जून का। हाउ वाज इट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।